Hey guys, welcome to the India's topmost education channel, The Study। और आज हम एम पी पी एस सी सीरीज़ 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लगभग हम 120 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका था कि 120 क्वेश्चंस ही नहीं है, हर सीरीज़ में हम 10 क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चंस अदर भी बताता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे लगभग 240 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये वन डे एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, एम पी पी एस सी, एम पी एस आई, कांस्टेबल के लिए तो रामबाण है। ठीक है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इसे कंप्लीट देखें। और यदि कोई भी स्टूडेंट अच्छा थोड़ा सा जीके उसका ठीक है और मैथ ठीक है, तो वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जॉब चाहिए उन्हें तो ऑफलाइन स्टडी के लिए हमारी कोचिंग सेंटर में रिक्रूटमेंट है, हायर कर रहे हैं हम मैथ के लिए और जीके के लिए। तो वो कांटेक्ट कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके बात कर सकता है ऑफलाइन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? तूफानी चालीसा इंग्लिश में कहते हैं फ्यूरियस 40। फ्यूरियस 40, ठीक है। फ्यूरियस 40 किसे कहा जाता है? गरजता चालीसा भी कहते हैं इसे कभी कभी। तो देखिए, राइट ऑप्शन होगा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच चलने वाली हवाओं को कहते हैं तूफानी चालीसा, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। दक्षिणी गोलार्ध ये पृथ्वी रही, पृथ्वी को भूमध्य रेखा दो भागों में काटती है। ऊपर वाला होता है नॉर्थ उत्तरी, नीचे वाला होता है साउथ दक्षिणी। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो 40 से 50 के बीच में जो चलती हवाएं, उन्हें कहा जाता है फ्यूरियस 40, तूफानी चालीसा। तो जैसे यहाँ पे इमेज में आप लोगों को बताते हैं, ये देखिए, ये जो है इलाका, इसके नीचे ये भूमध्य रेखा है, ये ऊपर, इसके नीचे वाला इलाका दक्षिणी गोलार्ध। और इसमें यहाँ पर देखिए, ये 30 से 40 के बीच जो होती है ये वो कहलाती है रोरिंग 40, गरजता चालीसा। और 40 से 50 के बीच, इस रेखाओं के बीच, ये होती है फ्यूरियस 40। ठीक है, तूफानी चालीसा। और उसके नीचे स्क्रीमिंग 60s होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे सॉल्यूशंस दिया हुआ है कि दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 50 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तूफानी चालीसा। तूफानी चालीसा अब आप लोग याद रखेंगे, एमपीपीएससी का ये बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस हर बार ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? डेंसिटी की बात चल रही है। द हाईएस्ट डेंसिटी इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज इन विच स्फेयर? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी वाज नथिंग बट इट इज़ द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, मास और वॉल्यूम द्रव्यमान बटे आयतन होता है कि किस इलाके में या फिर किसी वस्तु के कितने आयतन में कितना मास द्रव्यमान आ सकता है। तो देखिए, इसको अगर हम समझ के भी करें तो कर सकते हैं कि जो हमारी अर्थ होती है उस पर पहले होता है क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर मध्य मंडल, समताप मंडल और बाह्य मंडल, आयन मंडल टाइप बनते हैं। तो जो सबसे नीचे होगा वहाँ पर दबाव सबसे ज़्यादा होगा, दबाव ज़्यादा होगा तो वहाँ की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आयतन यहाँ पे कम है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा क्षोभ मंडल इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डिटेल देख लेते हैं इसकी। सॉल्यूशन आप लोगों को देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में पाया जाता है, क्योंकि सर्वाधिक प्राकृतिक घटनाएं एवं गैसों का भाग इसी मंडल में होता है। यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से मैंने आप लोगों के लिए दिया है कि ये हमारी अर्थ है। अर्थ की पहली जो परत होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 0 to 12 to 18। ठीक है, 0 से 12 से 18 किलोमीटर तक की होती है। 12 से 18 क्यों दिया हुआ है? क्योंकि पृथ्वी की जो ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा पर कम, और जो ध्रुव है, पोल्स हैं, इन पर अधिक है, तो कम ज़्यादा होते रहती है। इसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फेयर आता है, जिसमें कि ओजोन लेयर होती है, फिर मध्यमंडल आता है, मिजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर आता है, उसके बाद एक्सोस्फेयर आ जाता है। ठीक, तो आप लोगों को इस प्रकार से याद रखना है, ट्रोपोस्फेयर की सबसे ज़्यादा होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बता रहा है यहाँ पे, आइसोबार रेखा प्रदर्शित करती है
आइसोबार लाइंस इंडिकेट, तो आइसोबार किसको दर्शाती है? तो देखो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बात चल रही है आइसोबार की। तो बार में किससे नापा जाता है? प्रेशर को, ठीक है। प्रेशर की जो इकाई होती है आईएस यूनिट वो होती है, एसआई यूनिट वो होती है बार, तो ये हो जाएगा आपका दाब। आइसोबार रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है? दाब को। और दाब कैसा कि अर्थ पे जिन भी इलाकों का, पृथ्वी के ऊपर जिन इलाकों का तापमान, द्रव्यमान, सॉरी द्रव्यमान नहीं, प्रेशर एक समान होता है, उनको मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोबार लाइंस या आइसोबार रेखा। डिटेल देख लेते हैं इसकी। तो ये यहाँ पे समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबार। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ये एक हाई प्रेशर जोन है और यहाँ पे एक ये लो प्रेशर जोन है। तो हाई से जैसे जैसे हम लो प्रेशर जोन में जाते हैं तो ये लाइंस आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जो है इनका नंबरिंग कम होने लग जाती है, अब प्रेशर जो है वो कम होने लग जाता है। तो ये जो लाइन है इस पर प्रेशर हमेशा एक जैसा रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ले ली 992, 992, तो इस रेखा पर को मिलाने जिन भी स्थानों को मिला रही है ये रेखा, उन स्थानों पर दाब एक समान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो अर्थ के ऊपर जो स्थान समान ऊंचाई के हैं, ठीक है, मान लीजिए एक एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है और उसी के जैसी ऊंचाई का, सेम टू सेम हाइट का एक और कोई टावर बना दिया हमने, मान लो, उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो इनको जो एक काल्पनिक रेखा, काल्पनिक इमेजनरी होगी, ऐसा असलियत में होती नहीं है, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है, देखिए बाय दी ऑप्शंस भी जा सकते हैं आप, समोच्च रेखा। समोच्च, समोच्च का मतलब समान ऊंचाई, सम उच्च, इंग्लिश में बोलते हैं कंटूर लाइंस, ठीक है, याद रखना आपको। ऐसे समोच्च कभी कभी नहीं भी दिया जाता है, कंटूर लाइन अगर देगा तो आपको याद रखना है समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। यहाँ दिया हुआ है एक समान ऊंचाई पर मिलने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर एमपीपीएससी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? अर्थ समिट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो क्या ये यूनेस्को करता है, क्या यूनिसेड, या फिर डब्ल्यूएचओ या यूनिसेफ? तो नो, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनिसेड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको इमेज एक दी हुई है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। पहला पृथ्वी, देखिए इसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपको दिया हुआ रियो डी जेनेरो, 3 से 14 जून 1992, मोस्ट टाइम की। सॉल्यूशन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर्यावरण एवं विरासत पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनिसेड के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे सर्वप्रथम 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। क्यों आयोजित किया गया था? तो पृथ्वी पे जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है, जो कि मानव सभ्यता के विनाश का कारण साबित हो सकती है, ठीक है। ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, तो इसलिए इस के प्रभाव को कम करने के लिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 173 देशों ने भाग लिया था और एक प्रस्ताव पारित कर उस पर हस्ताक्षर किए थे कि हम जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो जिस प्रकार से आपको यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, पता ही होगा, देवनाम प्रियदर्शी मौर्य राजा अशोक का नाम था। इन्होंने अपने को देवनाम प्रियदर्शी अपना एक उपनाम रखा था और ये पुराणों में वर्णित है, ठीक है। और इनके ऊपर एक फिल्म बनी थी, शाहरुख खान, करीना कपूर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही फेमस फिल्म है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। मौर्य सम्राट अशोक ने स्वयं को अपने अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी कहा है। इसका राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। इसके शिलालेख इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में अशोकवर्धन मिलता है, तो ये भी याद रखना है, अशोकवर्धन भी मिलता है। और इनके द्वारा फेमस जो है सांची के स्तूप, विदिशा में स्तूप बनवाए गए थे, तो सांची के स्तूप भी अशोक ने बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्न में से कौन सा वंश सबसे प्राचीन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एंशिएंट डायनेस्टी? तो देखिए डायनेस्टी की अगर बात करें तो सबसे पहले इन ऑप्शन वाइज चलें तो पहले इनकी बात कर लेते हैं, फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ बताया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मौर्य डायनेस्टी जो है वो आई थी। उसके बाद आपके जो है वो कण्व आए थे, कण्व वंश। कण्व के बाद कुषाण, कुषाण वंश आया, और कुषाण आने के बाद गुप्त वंश आया था। ठीक है, इस टाइप से चलता है। तो सबसे प्राचीन जो डायनेस्टी है वो है मौर्य डायनेस्टी ऑप्शन में। ठीक है इन ऑप्शंस में मौर्य डायनेस्टी। डिटेल देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ डिटेल दी हुई है। उपरोक्त वंशों में सबसे पुराना वंश मौर्य वंश है। सही क्रम है मौर्य वंश 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, कर्ण वंश, फिर उसके बाद कुषाण वंश जिसमें कनिष्क हुआ शासक 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक, और गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखनी है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अपने जो प्रधानमंत्री या फिर गुरु कह ले चाणक्य की सहायता से। सबसे पुराने वंश की बात करें तो वो था हर्यक वंश। ठीक है, मगध में बिंबिसार ने स्थापना की थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड? तो देखिए सबसे पहली बौद्ध संगीति जो आयोजित की गई थी वो की गई थी मगध की राजधानी राजगृह में, जिसको गिरिव्रज भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कब आयोजित की गई थी? 483 ईसा पूर्व, जबकि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। उस समय मगध का राजा कौन था? तो वो था अजातशत्रु, और परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने। ये राइट आंसर होगा। डिटेल देख लेते हैं हम इसकी। तो ये डिटेल आप लोगों के सामने है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ, महाकश्यप की अध्यक्षता में। इस परिषद में बुद्ध के उपदेशों को दो पिटक, याद रखना आप लोगों को, विनय पिटक और सुत्त पिटक की का संकलन कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति में। ये एक आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये बौद्ध संगीति हो रही है, और ये जो है ये महाकश्यप बैठे हुए हैं, इनकी अध्यक्षता में हो रही है, सारे बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से महावीर का परिनिर्वाण स्थल कौन सा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस महावीर अचीव्ड परिनिर्वाण? तो महावीर को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था पावा में, पावापुरी। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। भगवान महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में। देखिए बुद्ध और महावीर इन दोनों का समय काल लगभग समान ही चलता जाता है साथ में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो 468 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। इनका एक बहुत ही बेटर कोट है, इट इज़ बेटर टू विन ओवर सेल्फ देन टू विन ओवर अ मिलियन एनिमीज। ठीक है, अपने आप पर विजय पाना अपने शत्रु पर विजय पाने से लाखों गुना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? बुल सिंबलाइज विच इवेंट इन बुद्धिज्म? तो ये संबंधित है बुद्ध के जन्म से। सांड ही नहीं, कमल भी, कमल और सांड दोनों ही बुद्ध के जन्म से संबंधित हैं। देख लेते हैं इसकी हम डिटेल। तो डिटेल में आप लोगों को दिया हुआ बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। तो घटना चिन्ह और प्रतीक दिए हुए हैं, कमल और सांड जन्म से। ग्रह त्याग में घोड़ा संबंधित है, पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान से संबंधित है, और धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था वो उस चक्र व्हील से संबंधित है, और मृत्यु जो है वो स्तूप से संबंधित है। जब मृत्यु होती है तो स्तूप बनाया जाता है। अब इनका थोड़ा सा कोट देख लेते हैं हम लोग। तो किसी के अस्तित्व मिटाने की अपेक्षा उसे शांति से जीने दो और खुद भी शांति से जियो, तभी आपका कल्याण संभव है। ठीक है, और आज ये जो बुद्धिज्म है या हिंदुत्व है किस रास्ते पे जा रहा है? अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है जो सबके कल्याण की कामना करता है, लेकिन आज ये सारे उपदेश केवल उपदेश ही रह गए। थैंक्स।